नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, उसके बाद हमारा जो आज का वीडियो है वो इस पर फोकस करता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा ली जाती है उनके कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। प्रीवियस ईयर्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर और उन प्रश्नों से रिलेटेड और भी जो प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज हमारे कुल 19 प्रश्न हैं। 19 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। 19 प्रश्नों में से कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में यानी 2014 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो उन्हीं प्रश्नों के आसपास के हैं, उन्हीं प्रश्नों से संबंधित है और आगामी परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखें उन प्रश्नों को। वो प्रश्न हमारे इस प्रकार हैं। तो पहला प्रश्न है, फ्लेंडर अंतःक्रिया मॉडल में अध्ययन किया जाता है। तो फ्लेंडर अंतःक्रिया मॉडल है क्या? ये फ्लेंडर ए फ्लेंडर हैं। उन्होंने कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक और छात्रों के बीच जो अंतःक्रिया होती है उन पर शिक्षक के शाब्दिक व्यवहार का अध्ययन किया है। फ्लेंडर ने शिक्षक कितना अच्छा पढ़ाता है इस चीज का वह विश्लेषण करता है, इसलिए इसे फ्लेंडर अंतःक्रिया मॉडल कहा गया है। तो फ्लेंडर अंतःक्रिया मॉडल में अध्ययन किया जाता है तो किस चीज का? शिक्षक के शाब्दिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह ध्यान रहे, शाब्दिक व्यवहार का, अशाब्दिक व्यवहार का नहीं, शिक्षक के बॉडी लैंग्वेज का नहीं, शिक्षक के भाषा माने इशारों का नहीं, शिक्षक के भाषा का, शिक्षक के शब्दों का। प्रश्न नंबर 2 है, फ्लेंडर ने शिक्षक के शाब्दिक व्यवहार के अध्ययन हेतु अपना अंतःक्रिया मॉडल कब प्रस्तुत किया था? फ्लेंडर ने जो अपना ये मॉडल प्रस्तुत किया था, कैसा मॉडल? वो मॉडल इस तरह का कि शिक्षक कैसा व्यवहार करता है, कैसे उसका एनालिसिस किया जाता है, किस तरह से, ये मॉडल है उसका। तो ये 1959 में इस मॉडल को अपने प्रस्तुत किया था फ्लेंडर ने। फ्लेंडर का नाम है, पूरा नाम ए फ्लेंडर। प्रश्न नंबर 3 है, अंतःक्रिया के दौरान, अंतःक्रिया यानी शिक्षक और छात्र की अंतःक्रिया के दौरान यानी कक्षा शिक्षण के दौरान संपूर्ण शाब्दिक व्यवहार को फ्लेंडर ने कितने भागों में बांटा है? तो देखिए, कक्षा शिक्षण में 3 तरह के कुल व्यवहार का अध्ययन फ्लेंडर ने किया है। तो पहला है शिक्षक कथन, दूसरा है छात्र कथन और तीसरा है मौन। कक्षा में या कि शिक्षक बात करेगा या कि छात्र बोलेगा या कि मौन की स्थिति होगी। 3 के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए अंतःक्रिया के दौरान संपूर्ण शाब्दिक व्यवहार को फ्लेंडर ने 3 भागों में बांटा है। अब है प्रश्न क्रमांक 4, फ्लेंडर इंटरेक्शन में पीछे बैठा निरीक्षक कक्षा के शाब्दिक व्यवहार को कितनी श्रेणियों में भरता है? जब कक्षा शिक्षण हो रहा होता है, फ्लेंडर का जो मॉडल है, इस फ्लेंडर के मॉडल में कक्षा शिक्षण होता है। कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा के पीछे एक निरीक्षक बैठता है जो शिक्षक के व्यवहार का, शाब्दिक व्यवहार का अध्ययन करता है। वो कितने श्रेणियों में उसका मूल्यांकन करता है? वो 10 श्रेणियों में उसका मूल्यांकन करता है। ये 10 श्रेणियां 10 प्रकार के शाब्दिक व्यवहार पर भरी जाती हैं। 10 प्रकार का शाब्दिक व्यवहार, इनमें से 10 प्रकार में 7 शाब्दिक व्यवहार तो शिक्षक के हैं, 2 शाब्दिक व्यवहार छात्र के हैं और 1 मौन है। अगला प्रश्न से हमारे क्लियर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, फ्लेंडर इंटरेक्शन में
शिक्षक कथन के अंतर्गत कुल कितने प्रकार के शाब्दिक व्यवहार पर निरीक्षण किया जाता है? ये दोस्तों पुनः देख लीजिए। फ्रेंडर इंटरेक्शन में शिक्षक कथन के अंतर्गत कुल कितने प्रकार के शाब्दिक व्यवहार पर निरीक्षण किया जाता है? तो वो है 7। और 7 कौन कौन से हैं? पहला है विचार स्वीकृति, का तात्पर्य भावनाओं की स्वीकृति। छात्रों की जो भावनाओं की स्वीकृति किस प्रकार से दे रहा है उस पर भी शिक्षक अपने ढंग से स्वीकृति देगा और उस पर भी निरीक्षक अपने ढंग से मूल्यांकन करेगा। किस प्रकार की प्रशंसा करता है वो शिक्षक, छात्रों के विचारों की स्वीकृति किस प्रकार से देता है, प्रश्न किस प्रकार से पूछता है, व्याख्यान किस प्रकार से देता है, निर्देश किस प्रकार से देता है छात्रों को, आलोचना किस प्रकार से करता है, इन सभी पर वो मार्किंग करता है निरीक्षक। अब हमारा अगला प्रश्न क्रमांक 6 आपके समक्ष ये है। देखिए, फ्रेंडर इंटरेक्शन में छात्र कथन के अंतर्गत कुल कितने शाब्दिक व्यवहार पर निरीक्षण किया जाता है? तो 2 हैं। छात्र कथन के अंतर्गत 2, छात्र कथन और दूसरा है सोपक्रम। छात्र कथन क्या है? छात्र कथन वह है जो शिक्षक क्रिया की अनुक्रिया होती है, वो है छात्र कथन। और अब बात आती है सोपक्रम क्या है, तो हम देखते हैं इस प्रश्न में सोपक्रम क्या है। सोपक्रम बच्चों के वे कथन जो शिक्षक क्रिया की अनुक्रिया नहीं होते बल्कि बच्चे स्वयं कथन अथवा प्रश्न करते हैं। देखिए, कक्षा शिक्षण में बच्चे 2 तरह के कथन करते हैं, या तो शिक्षक के प्रश्न पूछने पर, कुछ कहने पर वो जवाब देते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, एक तो वो कथन हो गया। एक दूसरा हो गया शिक्षक क्रिया की अनुक्रिया नहीं बल्कि अपने मन से छात्र प्रश्न करता है, कोई समस्या को पूछ बैठता है, वह सोपक्रम की श्रेणी में आता है। प्रश्न क्रमांक 10 है, फ्रेंडर इंटरेक्शन में एक श्रेणी मौन अथवा अस्पष्टता को प्रदर्शित करती है, वह है, तो वह है 10वीं श्रेणी है। निरीक्षक जो बैठता है उस 10 श्रेणी लेकर मूल्यांकन के, वो 10वीं श्रेणी जो है वो है मौन अथवा अस्पष्टता को प्रदर्शित करती है। तो अब देखिए, कुल श्रेणी 1 से 7 शिक्षक की हो गई, 8 से 9 छात्र कथन हो गया और 10वीं जो है मौन की हो गई। प्रश्न क्रमांक 11 है, कक्षा का वह वातावरण जब निरीक्षणकर्ता, जो पीछे बैठा होता है निरीक्षणकर्ता, छात्र शिक्षक अंतःक्रिया को नहीं समझ पाता, अर्थात वातावरण शांत रहता है, उसे क्या कहा गया है? मौन या विभ्रांति कहा गया है उसे। अब है प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 है, फ्रेंडर इंटरेक्शन में शिक्षक छात्र के किस व्यवहार का निरीक्षण अथवा अध्ययन नहीं किया जाता है? यह है अशाब्दिक व्यवहार का। शिक्षक अथवा छात्र के अशाब्दिक व्यवहार का निरीक्षण इसमें नहीं किया जाता है। जैसे मुस्कुराने का, शिक्षक यदि मुस्कुरा रहा है, कुछ शब्द नहीं, शब्दों से नहीं, कुछ इशारों से, कुछ मुस्कुरा रहा है, कुछ अपने नज़रों से इशारा कर रहा है, कुछ चेहरे के मूवमेंट से, कुछ बॉडी से इशारा कर रहा है, उस इशारों का निरीक्षण फ्रेंडर इंटरेक्शन में नहीं किया जाता है। ध्यान रहे, फ्रेंडर इंटरेक्शन में अशाब्दिक व्यवहार का नहीं बल्कि शाब्दिक व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। अब है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 है, निम्न में
समावेशी शिक्षा का अंग नहीं है। देखिए, ये यूपीएससी 2014 में पूछा गया था। इसके पहले वाला प्रश्न भी ये देखिए, ये वाला भी प्रश्न क्रमांक हमारा जो 12 है, ये भी यूपीएचईएससी की 2014 की परीक्षा में पूछा गया था। फ्लेंडर इंटरेक्शन में शिक्षक छात्र के किस व्यवहार का निरीक्षण नहीं किया जाता, तो वो है अशाब्दिक व्यवहार का, यानी मुस्कुराने का। उसमें दिया है, पेपर देखेंगे अगर आप, तो ये यूपीएचईएससी 2014 में पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 13 है, निम्न में समावेशी शिक्षा का अंग नहीं है। तो समावेशी के शिक्षा के अंग ये है विशिष्ट विद्यालय। अब समावेशी शिक्षा में अब विशिष्ट विद्यालय नहीं रह गए हैं। समावेशी शिक्षा सामान्य विद्यालय में अब दी जाती है। सामान्य विद्यालय विशिष्ट पाठ्यचर्या होती है, ये सही है। विशिष्ट अध्यापक होता है। अब विशिष्ट अध्यापक कैसे? छात्रों माने शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षा दे करके उनको विशिष्ट अध्यापक बनाया जाता है। विशिष्ट शिक्षण विधि से उनको दी जाती है शिक्षा, लेकिन विशिष्ट विद्यालय में नहीं, सामान्य विद्यालय में। प्रश्न क्रमांक 14 है, एक निर्योग्य बालक के माता पिता द्वारा दी गई अत्यधिक सुरक्षा क्या दर्शाती है? एक निर्योग्य बालक है, उसके माता पिता उसे अत्यधिक सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, तो ये क्या दर्शाती है? यह दर्शाती है बालक की कुशलताओं का अस्वीकारना, यानी उसके माता पिता बालक की कुशलताओं को अस्वीकार करते हैं, यानी स्वीकार करते हैं कि हमारा बालक कुशल नहीं है। अगर वो बहुत अधिक सुरक्षा की उनको व्यवस्था करते हैं तो यह प्रदर्शित होता है। ये भी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा की परीक्षा में, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की 2014 में ये आया था। प्रश्न क्रमांक 15 है, संवर्धन कार्यक्रम किसके लिए अधिक उपयोगी होते हैं? संवर्धन कार्यक्रम किसके लिए अधिक उपयोगी होते हैं? तो वास्तव में संवर्धन कार्यक्रम प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं। ये भी यूपीएचईएससी 2014 में पूछा गया है। अब प्रश्न क्रमांक 16 है, वह बालक जो एक या अनेक कारणों से अधिगम में कठिनाई का अनुभव करता है अथवा पूर्ण रूप से अक्षम होता है, उसको कहते हैं अधिगम निर्योग्य बालक। अब है प्रश्न क्रमांक 17 है, डिसलेक्सिया का संबंध है। डिसलेक्सिया का मतलब होता है पठन विकार। डिसलेक्सिया का तात्पर्य है पठन विकार। और भी कई विकार हैं, वह लेखन विकार। तो लेखन विकार को कहा जाता है डिस्ग्राफिया। गणितीय विकार को कहते हैं डिस्कैलकुलिया। और सुनने में कठिनाई का विकार एडीपी। अब है एडीपी यानी सुनने में कठिनाई, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब है हमारा अगला और 18वां प्रश्न आपके समक्ष ये रहा, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम है। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम है। कोठारी आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था वो उसका क्या नाम था? ये यूपीएचईएससी 2014 में ये भी पूछा गया था। तो कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। प्रश्न नंबर 19 और अंतिम प्रश्न है हमारा, कुछ कोठारी आयोग के बारे में ये जानकारी है। तो इसके अलावा हो सकता है कि दूसरा प्रश्न आयोग पर पूछ ले। तो कोठारी आयोग का गठन अगर पूछा जाता है तो 14 जुलाई 1964 को हुआ है। आयोग ने रिपोर्ट कब सौंपी? तो 29 जून 1966 को। आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। निवर्तमान समय में डीएस कोठारी किस पद पर थे? तो जिस समय दौलत सिंह कोठारी को, डॉक्टर डीएस कोठारी को कोठारी आयोग का
अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय दौलत सिंह कोठारी यूजीसी के चेयरपर्सन थे, यूजीसी के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, आयोग की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा चर्चित बिंदु क्या है? तो वास्तव में कोठारी आयोग की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा चर्चित बिंदु जो है वो है समान विद्यालय व्यवस्था, समान विद्यालय प्रणाली अथवा कॉमन स्कूल सिस्टम। अब है, किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है यह आयोग जो है कोठारी आयोग किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है, किस स्तर की शिक्षा पर के मामले में इस पर विचार किया गया है? तो वो है तीनों स्तर, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च, तीनों स्तर की शिक्षा पर इसमें विचार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप इस महत्वपूर्ण प्रश्नों से आप वंचित न हों और अपने दोस्तों को लाभान्वित करने के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।